नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ की बड़ी खबरों के साथ आपको बताएंगे वर्ल्ड नाउ में दुनिया भर की वो बड़ी खबर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे ईरान के सर्वोच्च नेता और आईआरजीसी की तरफ से हुए नए ऐलान की। आईआरजीसी और ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने ऐलान कर दिया है कि अब होर्मुज पहले की तरह सामान्य नहीं रहेगा और अगर हौसला हो तो सुपर पावर के अहंकार को भी चकनाचूर किया जा सकता है। ईरान इस युद्ध में सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के नए सुल्तान और आधुनिक युग के सिकंदर के तौर पर उभर कर सामने आया है। पेंटागन का खाली होता मिसाइल खजाना, ढहती अमेरिकी अर्थव्यवस्था, आसमान से गिरते महंगे लड़ाकू विमान, ये सब बता रहे हैं कि वॉशिंगटन सरेंडर मोड में पहुंच चुका है या सरेंडर कर चुका है। स्थिति यह हो चुकी है कि व्हाइट हाउस अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए, नाक बचाने के लिए डील की राह तलाश रहा है। आखिर कैसे ईरान ने महज 5 महीने की लड़ाई में अमेरिका के अरबों डॉलर के सैन्य ढांचे को सामरिक तौर पर खोखला कर दिया, आर्थिक तौर पर पंगु बना दिया। F-35, F-15 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स से लेकर टॉमहॉक और पैट्रियट मिसाइलों को कैसे ईरान ने धूल चटाई और कैसे अमेरिका घुटनों पर आ गया। अमेरिका के हार का संपूर्ण विश्लेषण और पूरी डिटेल रिपोर्ट एक एक हथियार के साथ और पूरे बही खाता के साथ। आइए देखते हैं वर्ल्ड नाउ में। जो काम इराक नहीं कर पाया, जो काम सीरिया नहीं कर पाया, जो काम अफगानिस्तान नहीं कर पाया, जो काम रशिया नहीं कर पाया, जो काम ब्रिटेन नहीं कर पाया, जो काम यूरोप नहीं कर पाया, वो काम ईरान ने कर दिया। जो काम हिटलर नहीं कर पाया, जो काम मुसोलिनी नहीं कर पाया, वो काम ईरान ने कर दिया। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को घुटनों पर गिरने को और गिड़गिड़ाने को मजबूर कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि वेनेजुएला में एक दिन के ऑपरेशन के बाद, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद, आप उसे किडनैपिंग भी कह सकते हैं, और ग्रीनलैंड से मैक्सिको तक को धमकी देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ईरान चुटकियों का खेल है। हफ्ते भर का वक्त लगेगा और ईरान में घुसकर सब कुछ मटिया मेट कर देंगे, उसके बाद ईरानी तेल हमारा होगा। होर्मुज पर अमेरिका का शासन होगा और मिडिल ईस्ट अमेरिका के और मजबूत शिकंजे में होगा, और होना भी ऐसा ही चाहिए था। भाई, जिस वॉशिंगटन की धमक से पूरी दुनिया कांपती थी, पूरी दुनिया का कोई भी देश आप उठाकर देख लीजिए जो आंख नहीं मिला सकता था अमेरिका से, वही अमेरिका मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में घुटनों पर गिरा पड़ा है। जरा तस्वीर देखिए किस तरह की तबाही है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका पनाह मांग रहा है ईरान के हमलों के बाद। ईरान के लड़ाकों ने, आईआरजीसी ने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो, रणनीति क्लियर हो, टारगेट पता हो, तो सामने कोई भी हो, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, उसे भी धूल चटाया जा सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व ने इस युद्ध का असली सुल्तान मुश्तबा खामनेई को माना और मुश्तबा खामनेई ने असली ताकत हैंडओवर की आईआरजीसी को, और हर बार की तरह ईरान फिर से विजय निकला। हालांकि वो बात और है कि ईरान को नुकसान भी हुआ है, लेकिन ठीक है, सामने अगर अमेरिका जैसा ताकतवर देश हो तो फिर समझ में आता है कि ठीक है, नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका को रोकना बहुत बड़ी बात है। अमेरिका की सैन्य मशीनरी को सरेंडर मोड में लाकर खड़ा कर देना पूरी दुनिया में इस बात पर स्टडी की जा रही है, और यही वजह है कि अमेरिका डील की भीख मांग रहा है। बेशक वो
दुनिया भर में कहता फिर रहा हो कि हम इस युद्ध को जीत चुके हैं। वर्षों से दुनिया पर अपना हुक्म चलाने वाला अमेरिका जब ईरान से टकराए तो अंदाजा नहीं था कि उसका सामना उस ईरान से हो रहा है जहां बड़े बड़े हमलावर आकर या तो हार गए या तो उसी ईरान में समा कर रह गए। ईरान से कोई बच के नहीं निकल पाया। अमेरिका ने सोचा था कि वो कुछ हवाई हमलों से ईरान को डरा देगा, वो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को मार के ईरान की बाजी पलट देगा। अमेरिका जंग में ईरान के ठिकानों को, ड्रोन और मिसाइल के ठिकानों को निशाना बनाता रहा। बदले में ईरान अपनी कमजोर ही सही लेकिन ड्रोन और मिसाइल ताकत से सैन्य बेसिस पर, अमेरिकी सैन्य बेसिस पर कहर बरपाता रहा। अमेरिकी जंगी सामान को बचाने के चक्कर में ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर्स मिसाइल का अमेरिका ने खूब उपयोग किया, जो आज की तारीख में लगभग खत्म हो चुका है। चलिए अब और ज्यादा आपको लबो लुबाब नहीं बताते हैं, सीधे पते की बात पर चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका को अभी तक नुकसान हुआ है। शुरुआत सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट के साथ करेंगे जिसमें अमेरिका के मिसाइल्स के खत्म होने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि 80% मिसाइल गोदाम अमेरिका के खाली हो चुके हैं। दुनिया भर में दादागिरी दिखाने वाले पेंटागन का गोला बारूद का भंडार खाली हो रहा है। ईरान के खतरनाक मिसाइल हमलों ने अमेरिका के बैकबोन को तोड़ दिया है। अमेरिका में मिसाइलों की स्थिति फिलहाल क्या है वो देख लीजिए। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें, ईरान से युद्ध में 1,500 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। युद्ध से पहले अमेरिका के पास तकरीबन 3,000 टॉमहॉक मिसाइलें थी और इस कमी की भरपाई अमेरिका 2030 के आसपास तक पूरा कर पाएगा। पहले इसका उत्पादन काफी कम था लेकिन अब उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। पैट्रियट इंटरसेप्टर, ईरान से युद्ध में 1,500 से ज्यादा इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल हुआ। युद्ध से पहले अमेरिका के पास तकरीबन 2,000 इंटरसेप्टर्स थे, फिलहाल 500 इंटरसेप्टर्स बचे हैं। इसका सालाना उत्पादन करीबन 600 के आसपास है और यह भी 2030 के आसपास दोबारा से रिस्टॉक हो पाएगा। थार्ड इंटरसेप्टर्स आप ले लीजिए। युद्ध में अमेरिका ने करीब 290 थार्ड इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया। युद्ध से पहले अमेरिका के पास करीब 360 इंटरसेप्टर्स थे, अब करीब 70 इंटरसेप्टर्स बचे होने का अनुमान है। 2029 से पहले स्टॉक की भरपाई करना मुश्किल बताया जा रहा है। JASSM और JASSM-ER एक लंबी दूरी की स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। तकरीबन 1100 ऐसी क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका ने किया। युद्ध से पहले अमेरिका के पास 2300 ऐसी मिसाइलें थी और आज तकरीबन 1200 मिसाइलें ऐसी बची हुई हैं। फिर आ जाइए आप ATACMS और PRSM ATACMS, लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। यह अमेरिकी सेना की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता का अहम हिस्सा है। नई तकनीक वाली PRSM का सीमित स्टॉक खत्म हो चुका है। इसकी संख्या बहुत सीमित थी, 100 से भी कम बनाई गई थी, जो कि खाली हो चुके हैं। पुरानी और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली ATACSM का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। अमेरिका ने ATACMS मिसाइलें यूक्रेन को भी भेजी थी। फिर SM-2 और SM-3 पर आ जाइए। स्टैंडर्ड मिसाइल की प्रमुख इंटरसेप्टर मिसाइल है। युद्ध के दौरान इनका व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ, खास करके नौसेना ने हूती और ईरान से जुड़े अभियान में इसका इस्तेमाल किया। बड़ी संख्या में इसकी भी खपत हुई, जिसका स्टॉक अब लगभग खत्म माना जा रहा है। एक और जहां अमेरिकी मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर खुफिया रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि ईरान के पास इतने दिनों की जंग के बाद अभी तकरीबन 70% मिसाइल स्टॉक सुरक्षित हो सकती है और अभी भी ईरान ऐसी स्थिति में है कि लगभग आने वाले 2.5-4-5 साल तक जंग आसानी से लड़ सकता है। ईरान के पास करीब 50,000 से ज्यादा शाहिद ड्रोन होने का दावा किया जा रहा है। ईरान जब फायरिंग करता है, किस तरह से फायरिंग करता है जरा विजुअल देख लीजिए। यानी ईरान चाहे तो अगले कई सालों तक अमेरिका को युद्ध में उलझाए रख सकता है। अमेरिका के स्टॉक जितने भी खाली हुए हैं उससे भरपाई करने में 3 से 4 साल का वक्त अभी लग जाएगा। पेंटागन की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यह रही कि उसने चींटी को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल किया और जब असली हाथी सामने आया तो उसके पास गोले ही नहीं बचे। ईरान ने सिर्फ 15 से 20 हजार डॉलर के शाहिद ड्रोन दागे और ने अमेरिका के लिए गिराने के लिए अमेरिका ने 3 से 4 मिलियन डॉलर यानी कि करीब
$30 लाख की एक एक स्टैंडर्ड मिसाइल फूंक दी। ईरान के सुल्तान ने अमेरिका को सैन्य रूप से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से चोट दी। अमेरिका हर दिन करोड़ों डॉलर पानी की तरफ बहाता रहा और इस ईरान ड्रोन्स दागकर मुस्कुराता रहा। जब अमेरिकी मिसाइलें और इंटरसेप्टर खत्म हो गए तो ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से तबाही मचा दी, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को काफी नुकसान हुआ। इसमें कई अमेरिकी सैनिक भी मारे गए, सैकड़ों की संख्या में घायल हुए। अमेरिका सब कुछ तबाह होता देख मजबूर हो गया, क्योंकि उनके पास मिसाइल भी गिनती के ही बचे थे। यही वजह है कि ट्रंप अब डील चाहते हैं और यहां तक कह रहे हैं कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। हो सकता है कि 48 घंटे में होर्मुज पूरी तरीके से खुल जाए। आइए आपको डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट बयान सुनवाते हैं। The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को सुनकर मुझे कम से कम एक बात समझ आ रही है, शायद आपको भी ये बात समझ आए या फिर इस बात का एहसास हो। डोनाल्ड ट्रंप भले ही एक बेहतरीन स्टेट्समैन ना हो, एक शानदार नेता ना हो, लेकिन एक बेहतरीन एक्टर जरूर है। जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि वही ईरानी हमारे पास भागते भागता है, उन्होंने कहा कि क्या हम बात कर सकते हैं, बहुत नुकसान हो गया है, वो गिड़गिड़ाने लगे। तो मैंने कहा ठीक है, बात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर खाने तो सबको पता है कि अमेरिका को इतनी मार पड़ी है, इतना रेला गया है यूएस की बातचीत जरूरी है। और क्यों जरूरी है वो अभी हमने आपके सामने एक हथियारों का लेखा जोखा रखा। ईरान ने जंग में अमेरिका को थका दिया, अमेरिका हांफने लगा है, मिसाइल स्टॉक है नहीं, अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। इसी वजह से ट्रंप चाहते हैं कि या तो वंस एंड फॉर ऑल करके यहां से चल लिया जाए, कि एक बड़ा हमला करें, ईरान को टारगेट करें और फिर यहां से 9-2-11 हो जाए और ये कह दे पूरी दुनिया में कि भाई हम जंग जीत चुके हैं, अब कहीं कोई बचा नहीं है। या तो फिर ईरान के साथ वो कुछ डील कर ले, वो JCPOA वाला जो बराक ओबामा वाली डील थी उसके कुछ आसपास वाली डील, और कह दें कि भाई हमने देखी, हमने कही थी बात डील की, हमने डील करा दी। उसके बाद दुनिया जो भी कहते रहे उससे ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान से जंग में अमेरिका को समझ आ गया कि ईरान के साथ लोहा लेना आसान नहीं है। अमेरिका का घमंड चकनाचूर हो गया। अमेरिका को समझ में आ गया कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं लड़ी जाती है, बल्कि उसके लिए दिमाग की भी जरूरत होती है। और अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ ताकत के प्रदर्शन की वजह से अपना बेड़ा गर्क करा लिया। उधर ईरान ने अभेद्य एयर डिफेंस को भेदते हुए अमेरिकी वायुसेना के बेस को, अमेरिकी सैन्य बेस को मिडिल ईस्ट में जमकर रेला। दरअसल चीन से मिले विमान गिराने वाली तकनीक की वजह से ईरान अमेरिका के 50 से ज्यादा जहाजों को जमींदोज करने में कामयाब रहा। इसी वजह से अमेरिका के बड़े बड़े नामी हथियारों की पोल खुली, तो चाहे वो F-15E हो, F-35 हो, F-16 जैसे विमान हो जो रडार की चपेट में ही नहीं आते थे। ईरान ने चुन चुन कर इन विमानों का शिकार किया और 50 से ज्यादा ऐसे जहाजों को होर्मुज की खाड़ी में डुबो दिया। एक के बाद एक कई विमान ताश के पत्तों की तरह ढेर होते रहे। अमेरिका हाथ पर हाथ धर के देखता रहा। अमेरिकी जेट्स, लड़ाकू विमान, रिफ्यूलिंग टैंकर। आलम यह हो गई कि अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीदने की जगह कई देश फ्रांस के लड़ाकू विमान खरीदने लगे और इस वॉर की वजह से अमेरिका के डिफेंस मार्केट को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगे। मिडिल ईस्ट के जंग में अमेरिकी विमान कैसे जमींदोज हुए, कौन कौन से विमान धराशायी हुए, यह भी आप जल्दी से देख लीजिए। F-15E स्ट्राइक ईगल 4 गिराए गए, एक की कीमत 288 करोड़ रुपए, तकरीबन
1152 करोड़ की खपत। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर रिफ्यूलर है ये, 9 गिराए गए, एक की कीमत करीब 694 करोड़, कुल खपत 6246 करोड़। MQ-9 रीपर ड्रोन 24 गिराए गए, एक की कीमत 250 करोड़, कुल 6000 करोड़ की खपत। विमान गिराए गए F-35 फाइटर जेट 3, एक की कीमत 277 करोड़, 3 की कीमत 831 करोड़ रुपए। UH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नष्ट किया हो गया, 185 करोड़ रुपए का नुकसान अमेरिका हुआ। 2 अवैक्स गिराए गए, बहुत कीमती विमान है अवैक्स, एक अवैक्स की कीमत 6000 करोड़ है। और ये विमान अवैक्स तब गिराया गया जब ये हैंगर में खड़ा हुआ था। 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। चिनूक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया, 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। MQ-1 प्रीडेटर गिराया गया, 42 करोड़ का नुकसान हुआ। MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर गिराया गया, 40 करोड़ का नुकसान हुआ। A-10 थंडरबोल्ट 2 एक मार गिरा ईरान ने, 175 करोड़ का नुकसान हो गया। और सिर्फ विमानों की अगर आप अनुमानित लागत लगा लें, आंकड़ा ऊपर ही जाएगा, कम नहीं आएगा। 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ जहाज गिराए हैं ईरान ने। F-15E स्ट्राइक ईगल दोहरे इंजन वाला भारी बमबारी करने वाला अमेरिकी सेना का बैकबोन माना जाता है। ईरान ने इस गुरूर को भी चूर चूर कर दिया और ईरान के एडवांस्ड मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम के सामने यह फाइटर जेट भी नाकाम हो गया। F-35 जिसके कंपैरिजन में आज की तारीख में कहते हैं कोई फाइटर जेट नहीं है, यह 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है जिसे रेडार नहीं पकड़ पाता। ईरान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और आधुनिक रेडार ने इसकी अदृश्यता का भ्रम तोड़ दिया। MQ-9 रीपर ड्रोन, $30 मिलियन की लागत वाला आसमानी शिकारी जो आसमान में किसी बाज की तरह है, उसकी नजर से कुछ नहीं बच सकता। और इसकी काबिलियत, इसकी ताकत सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में हर जगह हमने देखी है। ईरान ने इस MQ-9 को भी खिलौने की तरह गिराया। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए किस तरह से ईरान आसमान के शिकारियों का शिकार करता रहा और सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का शिकारी बन गया। लेकिन पूरी दुनिया यह जानना चाहती थी कि आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो वो इतने अत्याधुनिक विमानों को मार गिरा रहा है। कहते हैं ईरान को चीन ने QW-12 और FN-16 मैनपैड्स हथियार दिए थे। मैनपैड्स हथियार उन हथियारों को कहा जाता है जिन्हें कंधे पर रखकर सैनिक फायर करता है, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इन्हीं हथियारों के दम पर ईरान ने अमेरिकी विमानों का शिकार किया। जैसे विमान कम ऊंचाई पर आते थे, ईरान इसे टारगेट कर लेता था। Q-12 और FN-16 कंधे पर उठाकर चलाई जाने वाली पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के जरिए ईरान ने कई विमानों को गिराया। ईरान ने संघर्ष के दौरान अमेरिकी लड़ाकू विमानों के खिलाफ चीनी हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया। और आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि चीन और रूस खुलकर ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि ऐसा ना करें, इसका अंजाम बुरा हो सकता है। लेकिन चीन नहीं माना। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप मई के महीने में चाइना जाते हैं, बीजिंग जाते हैं मनाने के लिए कि अब आप हथियार मत दीजिए। शी जिनपिंग को बनाने जाते हैं, लेकिन फिर भी शी जिनपिंग की मुहिम जारी रहती है। आज तो अमेरिकी हथियार और जेट्स का बाजार भी खतरे में है, क्योंकि सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूक्रेन जंग में हथियार देने और बचे खुचे हथियार को ईरान जंग में झोंक देने की वजह से अमेरिका के पास तो ना मिसाइल है और ना ही विमानों की तारीफ करने के लिए कुछ बचा है। सब सवालों के दायरे में है, जो कि अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। ईरान के साथ 5 महीने की लड़ाई ने अमेरिका की इकोनॉमी को जबरदस्त धक्का दिया। अमेरिका का आर्थिक ढांचा इस युद्ध की आग में जलकर काफी हद तक झुलस गया। अमेरिका को इस सीमित युद्ध में $50 से $70 बिलियन से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट
में अपनी फौज को रखने के लिए रोजाना $150 मिलियन से ज्यादा पानी की तरह बहाना होता है। सोचिए 5 महीने की बात करें तो सिर्फ युद्धपोत और एयरक्राफ्ट पर सैनिकों की तैनाती में $22,500 मिलियन खर्च किए गए हैं। इतना सब कुछ खर्च करने के बाद भी अमेरिका के हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। ना तो ईरान में रिजीम चेंज हुआ, ना ही होर्मुज अमेरिका के कंट्रोल में आया और ना ही ईरान के तेल पर अमेरिका अपना दबदबा कायम कर पाया। और उल्टा मिडल ईस्ट से दबदबा खत्म हो गया और इजराइल को और ज्यादा इनसिक्योर कर दिया अमेरिका ने, असुरक्षित कर दिया एक तरह से, क्योंकि अब इजराइल पर खतरा ज्यादा है। जी हां, इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से अमेरिका को $1 ट्रिलियन से अधिक का व्यापार का झटका भी लगा, क्योंकि अमेरिकी व्यापार होर्मुज के अलावा लाल सागर के रास्ते से भी होता है और दोनों पर संकट है। इसकी वजह से अमेरिका और यूरोपीय देशों को करारा झटका लग रहा है। और इसी नुकसान की वजह से, या एक और नुकसान आप मान लीजिए, जिसकी वजह से ट्रंप बार बार डील चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका को उन्होंने लंबी जंग में धकेल दिया है और इसका कारण अमेरिकी लोगों को, अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। उधर टैक्स पेयर्स ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। 2 बार तो ट्रंप के खिलाफ लोग सड़क पर भी उतर आए और अब तो जंग की वजह से नुकसान के कारण ट्रंप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि उनके गलत रणनीति की वजह से अमेरिका को लगातार नुकसान हो रहा है और उनके कारण पूरी दुनिया इस वक्त एक इकोनॉमिकल स्लोडाउन में फंसी हुई है, महंगाई की मार झेल रही है। अमेरिका को कहां कहां नुकसान हुआ है, किस किस सेक्टर में लगातार नुकसान हो रहा है, जल्दी से नजर डालते हैं। मिसाइलों पर भारी खर्च है। इंटरसेप्टर्स पर तकरीबन $26.1 अरब खर्च का अनुमान आया है। युद्ध के सैन्य खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा है। हथियारों का मिसाइल स्टॉक भी तेजी से रिफिल किया जा रहा है, उसमें कई साल लग सकते हैं। इसमें भी बिलियंस डॉलर्स का खर्च है। सैन्य तैनाती का खर्च, सैनिकों की तैनाती पर तकरीबन $0.17 अरब का खर्च है। अतिरिक्त ऑपरेशनल खर्च $0.75 अरब के करीब है। युद्ध लंबा खींचने की वजह से ये खर्च और बढ़ सकते हैं। युद्धपोत पर अमेरिका ने भारी भरकम खर्च किए हुए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में लगाए। अमेरिका ने 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए। कैरियर के संचालन पर करीब $6.5 मिलियन प्रतिदिन का खर्च है। ईंधन, रखरखाव और सपोर्ट ऑपरेशन से लागत बढ़ गई है। और तो और चेरी ऑन द टॉप, होर्मुज तो कब से बंद है, जहां से तकरीबन 20 से 25% का तेल व्यापार होता है। बंद होने की वजह से तेल और गैस की लिमिटेड सप्लाई है, जिससे कीमतों पर दबाव है। अब आ जाइए अमेरिका के बिजनेस पर। ऊंची ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट लागत से कृषि, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं। सप्लाई चेन में व्यवधान है। शिपिंग लागत में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। कुछ अमेरिकी ऑयल प्रोड्यूसर्स को ऊंची कीमतों से फायदा हुआ है। कारोबार पर युद्ध का अप्रत्यक्ष आर्थिक दबाव देखा जा रहा है। महंगाई के आंकड़े से अगर आप नंबर्स देखेंगे, युद्ध से पहले सीपीआई जो है 2.4% था। मई 2026 में सीपीआई 4.2% तक हो गया और जून आते आते ये 4 को क्रॉस कर गया। गैसोलीन कीमतों में तेज उछाल है। तेल संकट का असर महंगाई पर साफ साफ दिख रहा है। और अमेरिकी कर्ज पर भी असर देख लीजिए। युद्ध का एक बड़ा हिस्सा उधार और कर्ज के जरिए ही वित्त पोषित किया जाएगा। यानी पैसा उधार में ले रहे हैं लेकिन फंड कर रहे हैं वॉर को। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त ब्याज भुगतान का बोझ बढ़ सकता है अमेरिका के लिए। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अमेरिका भी एक लंबे युद्ध की तरफ जाएगा, जिससे वो अपने पैसे की भरपाई कर सके। आप मेरी मानिए, अमेरिका सिर्फ डॉलर की नजर से दुनिया को देखता है। अमेरिका को सिर्फ अपना मेनलैंड अपना दिखता है, बाकी पूरी दुनिया उसके लिए डॉलर की मशीन है। फिर चाहे वो हथियार बेचे, प्रॉक्सी बेचे, डीप स्टेट बेचे, कॉन्स्पिरेसी बेचे, फिर चाहे वो अपने लोगों को बिठाए, चाहे वो सो कॉल्ड, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। खैर, अमेरिकी सैनिकों के लिहाज से क्या नुकसान हुआ? 20 अमेरिकी सैनिक मारे गए। 642 सैनिकों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले बढ़े हैं और अमेरिका के लिए मानव क्षति की चिंता सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरी है मिडल ईस्ट में। और अमेरिका की आंखें तब खुली जब उसके लोग मारे जा रहे हैं मिडल ईस्ट में। अमेरिका में ऐसा कोई सेक्टर नहीं जो आज के वक्त घाटे में ना चल रहा हो। और आज की स्थिति यह हो गई है कि हर हाल में ट्रंप को डील चाहिए और हर हाल में ट्रंप इस जंग से निकलना भी चाहते हैं, चाहे वो कैसे भी निकले। कोरोना के बाद बहुत मुश्किल से इकोनॉमी दुनिया भर की बाहर आई थी।
उस क्राइसिस सिचुएशन से जिसे हम शायद अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहते, या हम आने वाले जनरेशन से भी यही कहेंगे कि वो भी ऐसे मुश्किल हालात, मुश्किल दौर को ना देखें। हम में आप में से कई लोगों ने देखा है, हम जानते हैं, लेकिन उस त्रासदी से निकलकर दुनिया होर्मुज वाली त्रासदी में फंस गई है। और यही वजह है कि अमेरिका हो या कोई और देश, सभी इस महंगाई की मार झेल रहे हैं और ट्रंप चाहते हैं कि फौरन इस जंग का समाधान निकाला जाए। ईरान के साथ अमेरिका की लड़ाई में दो पहलू हैं। हाँ, ये बात सही है कि अमेरिका को नुकसान हुआ, अमेरिकी इकोनॉमी को नुकसान हुआ, लेकिन इस सिक्के का एक और पहलू है। ट्रंप खुद को डील मेकर कहते हैं और ऐसे पेश करते हैं जैसे वो अमेरिका को पैसा ला कर देंगे और अमेरिकी खून नहीं बहने देंगे। लेकिन एक बात तो साफ है ईरान की जंग में कि अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने डुबो दिया। आज जब जंग में अमेरिका हार रहा है तो ट्रंप ने हार का पूरा ठिकरा वॉशिंगटन के मौजूद एस्टैब्लिशमेंट पर फोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव और संघर्ष के माहौल से डोनाल्ड ट्रंप एंड फैमिली ने भारी आर्थिक लाभ कमाया है। सोचिए, जो देश जंग में लगातार नुकसान झेल रहा हो, जहां पर सैनिकों की ताबूत लाए जा रहे हो, जहां सैनिकों के शव को ताबूत में भरकर लाया जा रहा हो, जहां सैनिक मर रहे हैं, देश के सैनिक घायल होकर अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं, उस देश का राष्ट्रपति इस जंग के इर्द गिर्द कमाई कर रहा हो तो सवाल तो उठेंगे। अमेरिका के इतिहास में शायद ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने सैनिकों के शव और अपने देश के ऊपर अपनी कमाई जारी रखी। हो सकता है डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट ही सही। रिपोर्ट आई कि इस जंग के बीच ट्रंप और अमीर हो गए। यही नहीं, उनकी फैमिली भी इस जंग में काफी अमीर हो गई। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है जब पूरी दुनिया वॉर से क्रम्बल कर रही हो तो ट्रंप की संपत्ति बढ़ रही थी। ट्रंप परिवार ने क्रिप्टो कारोबार से अरबों डॉलर कमाए। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में ट्रंप परिवार की हिस्सेदारी 60% है। इसके अलावा WLFI टोकन की बिक्री से ट्रंप परिवार को बड़ा फायदा हुआ। ट्रंप के नाम वाले डॉलर ट्रंप मीम कॉइन से भी काफी कमाई हुई। सत्ता में आने के बाद ट्रंप से जुड़े क्रिप्टो टोकन्स की कीमत काफी बढ़ी। ट्रंप परिवार की कुल क्रिप्टो कमाई करीब 2.3 अरब डॉलर आंकी गई। करीब 10 लाख छोटे निवेशकों को क्रिप्टो की कीमत गिरने से नुकसान हुआ और ट्रंप के बेटे ड्रोन कारोबार भी निवेश करते हैं और अमेरिकी ड्रोन की बढ़ती मांग से डिफेंस कंपनियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट की उम्मीद जगी। जंग में बयान और फैसलों से पहले शेयर बाजार में करोड़ों का सट्टा लगने लगा और शेयर बाजार से भी माना यह जाता है, दावा किया जाता है कि ट्रंप एंड फैमिली ने खूब माल बटोरा। यानी एक तरफ ईरान के साथ जंग में देश आर्थिक मार झेल रहा था, सैनिकों की जान जा रही थी, भारी भरकम खर्च को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप पैसे बनाने में लगे थे। तो वहां की जनता नाराज क्यों ना हो? यही वजह है कि ट्रंप की लगातार अप्रूवल रेटिंग गिरती चली गई और जो लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग है वो -61% पर है। और अब डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि वो मिड टर्म इलेक्शन किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते और मिड टर्म इलेक्शन के पहले डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी हालत में डील चाहिए ईरान से। वैसे भी इतिहास गवाह है कि जो साम्राज्य अपने संसाधनों से ज्यादा घमंड पाल लेते हैं उनका अंत इसी तरह से होता है। और आज अमेरिका की हालत वैसी नजर आ रही है। हथियारों का खाली खजाना, ढहती अर्थव्यवस्था, तेहरान के बेखौफ तेवर। अमेरिका समझ चुका है कि अगर उसने ईरान से बातचीत की टेबल पर डील नहीं की, सरेंडर नहीं किया, तो मिडिल ईस्ट में उसके सामने कुछ भी नहीं बचेगा। मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ कयामत ही कयामत होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।